सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटर्न्स कितने हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के, उसके पेयर कंपैरिजन की, उसके कंपैरिजन में कौन से फंड है कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इस फंड की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब एयूएम कितना है, कितने समय के लिए 10 साल का रिटर्न देखेंगे, 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का। आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाता है कि ये फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या नहीं है। 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल के लिए। ये प्रॉपर हम कंपनी का जो फंडामेंटल डाटा रहता है, जो भी एएमसी आपको प्रोवाइड करती है, उसके हेल्प से हम देखेंगे। अभी डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते, ये है hdfcfund.com की वेबसाइट, एचडीएफसी एएमसी की वेबसाइट है। यहाँ पर फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। तो उसके नीचे आते हैं, ओवरव्यू में देखते हैं, द ओपन एंडेड इक्विटी फंड प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन मिड कैप स्टॉक। ये फंड में ओपन एंडेड मतलब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कभी भी रिडम्पशन कर सकते हो, ठीक है। तो द स्कीम shall follow the predominantly mid cap strategy with a minimum exposure of 65% of mid cap stock। मतलब ये प्रीडोमिनेंटली मिड कैप स्कीम है, एज नेम सजेस्ट, और 65% उसका 65% इन्वेस्टमेंट उसका मिड कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। उसके बाद द स्कीम में ऑल्सो सीक पार्टिसिपेशन इन अदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज टू अचीव ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। मतलब मिड कैप के अलावा वो दूसरे जो क्लास है, एसेट क्लास है, या फिर जो दूसरे मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे सजेस्टेड फॉर 3 इयर्स एंड अबव। अब ये ध्यान में रखने वाली चीज है, बहुत लोग ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि पिछले 1-2 साल का रिटर्न देखते हैं। मान लो 2022 से 2024 में मार्केट ने मैसिव रिटर्न दिया है आपको, लगभग एक एक फंड ने आपको 30-40% का रिटर्न दिया है पिछले 4 सालों में, 3 सालों में। तो वही देखते हैं, मान लो आपके पास 10 लाख का लमसम है, आप क्या करते हो, आप इमीडिएटली मिड कैप में डाल देते हो, आप इमीडिएटली उसे स्मॉल कैप में डाल देते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जिसके पास 10,000 20,000 का कैपिटल है, 1 लाख 2 लाख का कैपिटल है, उसको 10-20% से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए 10 5 10 हजार ही नुकसान हो जाएगा। बट जिसके पास 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 CR का कैपिटल है, मान लो 1 CR के कैपिटल के ऊपर 10% का भी इधर उधर हुआ, तो वो आपको 10 lakhs का नुकसान दे सकता है। सिंपल, मार्केट में कोई भी पैंडेमिक आई या अनफोर्सीन इवेंट आया, ब्लैक स्वैन इवेंट आता है, तो लगभग मार्केट 40% तक नीचे गिरता है। 40-50% तो कुछ नहीं, आराम से गिर सकता है। तो सोचिए, अगर आपका 1 CR का पोर्टफोलियो है तो 50 लाख आपको नुकसान हो सकता है अगर मार्केट 50% गिरा। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन अचीविंग और गेटिंग द रिटर्न्स। तो अगर आपका 3 साल 4 साल का होराइजन है तो ही फंड में इन्वेस्टमेंट करना। फंड 2007 में शुरू हुआ था, मिनिमम एसआईपी इतना है, रिस्कोमीटर वेरी हाई है। ऑब्वियस जो इक्विटी है वहां पर रिस्कोमीटर उतना हाई होता है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग अगर जो चीज है वो है एएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मिड कैप स्कीम है और उसमें 70,000 करोड़ का एएम है, लगभग 70,569 एग्जैक्ट कहूँ तो 70,569 करोड़ का, 1,000 करोड़ का उतना एयूएम है। अभी इसका मीनिंग क्या है कि ये कोई ऐसा इमीडिएट शुरू हुआ फंड नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चला हुआ, मतलब 10 साल से मेरे ख्याल से चला हुआ फंड है। और जो पुराने लोग हैं उन्होंने किया हुआ इन्वेस्टमेंट, मैं आपको अभी रिटर्न भी दिखाता हूँ। लॉक इन पीरियड नहीं है, आज आप इन्वेस्टमेंट करो, कल आप पैसे निकाल लो, कोई उसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉक इन पीरियड है नहीं। एग्जिट लोड होता है, एग्जिट लोड हमेशा 1% का होता है, बहुत सारे स्कीम्स का एग्जिट लोड कम भी हुआ है। अभी परफॉर्मेंस देखते हैं, 1 साल ने ये स्कीम में रिटर्न दिया 51.74, मतलब लगभग 52% का रिटर्न है। बिल्कुल देखना नहीं 1 साल का रिटर्न। 3 साल का ये फंड का रिटर्न है 28% का सीएजीआर कहते हैं हम इसे, ठीक है। रिटर्न मतलब हर साल आपको एवरेजली 28% का रिटर्न दिया, सिंपल लैंग्वेज में। 3 साल भी नहीं देखना, लगभग 5 इयर्स का रिटर्न देखना। 5 सालों में ये स्कीम ने आपको लगभग 24.78 मतलब 25% का सीएजीआर दिया है। अभी ये 5 इयर्स भी नहीं देखना, क्योंकि पिछले 3 सालों में मार्केट ने आपको इतना मैसिव रिटर्न दिया है, तो 5 साल का एवरेजली रिटर्न या सीएजीआर अच्छा ही हो जाता है। 10 साल के रिटर्न देखना, 10 सालों में ये स्कीम ने आपको 20.26% का सीएचआर है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका स्कीम बेंचमार्क को जब तक बीट करता है या बेंचमार्क के अलाइन चलता है, म्यूचुअल फंड के स्कीम से निकलने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आप पहले से देखोगे, ये बेंचमार्क के रिटर्न है और ये आपके स्कीम के रिटर्न है, बेंच स्कीम हमेशा बेंचमार्क के साथ चल रहा है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बना लेने का आपको।
सिंस इंसेप्शन, आपके जब से स्कीम चालू हुई है उसने आपको 18% का रिटर्न दिया, CAGR दिया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। आप ये पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना नहीं है। फंड मैनेजर चिराग सातेलवर्ड है, सेल सेट सेतलवर्ड, ठीक है। सॉरी अगर मैं मिस प्रोनाउंस किया तो सॉरी। हेड ऑफ इक्विटी से ओवरसीज फंड मैनेजर मिस्टर ध्रुव मुचल, ठीक है। टॉप टॉप 10 होल्डिंग, मतलब ये स्मॉल कैप फंड ने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, आपको ये थोड़ा क्यों देखना चाहिए कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। आपको एक सेक्टर पता चल जाता है कि अभी इस फिलहाल जो सेक्टर चल रहे हैं, मान लो अभी जो होटल इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है, ये चल रही है। अगर ये सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इन्वेस्टेड नहीं कर रहा, तो हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। हम ऐसा फंड सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें होटल इंडस्ट्री हो, या फिर जो FMCG इंडस्ट्री हो, वो अभी थोड़ा बहुत आगे चलने या शुरुआत हुई है सेक्टरल रोटेशन के बारे में, मतलब उस सेक्टर में ज्यादा फ्लो आएगा, वो आपको रिटर्न दे सकता है। ऐसे सेक्टर अगर हमें मालूम है बट अगर हमारा फंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा उसमें, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर दूसरा कोई फंड है उसमें ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपको उसको प्रेफर करना चाहिए। खुद का थोड़ा बहुत बहुत एनालिटिक्स लगा के हम ये चीजें या फिर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते, एक अच्छा फंड जनरेट या अच्छा फंड चूज करके। तो टॉप होल्डिंग में पहले नंबर पर आता है इंडियन होटल कंपनी। अगर आप पिछले 1 सालों से देखोगे तो मैसिव होटल इंडस्ट्री ने बहुत आपको मैसिव रिटर्न दिए है। अपोलो टायर वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। मैक्स हेल्थ केयर, ये भी मतलब बेस्ट है। इंडियन बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आता है उसके बाद। टाटा कम्युनिकेशन, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, द फेडरल बैंक, IPCA लैबोरेटरीज, कोफोर्ज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फंड फैक्ट्स के ऊपर कि ये फंड का एज ऑफ May 24 इसका 65,000 का करोड़ का AUM है, लगभग लगभग, ठीक है। हम अभी इंडस्ट्री देखेंगे। टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग हमने जो देखा कि इंडियन होटल है, मैक्स फाइनेंशियल है, फेडरल बैंक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, अपोलो टायर्स है, इंडियन बैंक है, IPCL लैबोरेटरीज है, टाटा कम्युनिकेशन है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, अगर आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि फंडामेंटल जानना है, तो ये जो इंडियन होटल है, जो म्यूचुअल फंड के टॉप 3 4 होल्डिंग्स रहते हैं, उसको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए आपको। क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ने चाहिए आपको, उसका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल जो हिस्ट्री है कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स कौन कौन पढ़ने चाहिए, कि ये इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सच में ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है या नहीं, ये आपको पता चल जाता है। ऑब्वियस म्यूचुअल फंड मैनेज बाय प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं, बट अगर हमने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद हमने टॉप होल्डिंग तो देखे, तो उसके बाद टॉप सेक्टरल ट्रेंड रहते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑब्वियस कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप देखो तो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक बेहतर वेटेज दिया जाता है। कैपिटल गुड है, उसके बाद मैंने कहा था कैपिटल गुड वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर अभी के फिलहाल सेक्टर में है। हेल्थ केयर सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट। ऑटोमोबाइल उसके बाद, यस, ऑटोमोबाइल वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है। ये जो आप सेक्टर देख रहे हो ना, तो सेक्टर में आप ये देख पाओगे कि एक लीडिंग सेक्टर सिलेक्ट करते हैं। ऑब्वियस मैंने जैसे कहा कि मैनेज बाय प्रोफेशनल से, तो हमें 100% उन पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमेबल फूड। मार्केट सेगमेंट वाइज एक्सपोजर, लार्ज कैप, मिड कैप में 72 है, स्मॉल कैप में 13 है, 7। अब ये 2023 का है, आपको यहाँ पर मई 2024 का देखना है कि मिड कैप में 68% है, स्मॉल कैप में 13.9% है, और लार्ज कैप में 11% है। लार्ज कैप में क्यों करते हैं, तो थोड़ा बहुत एक एक्ट, लार्ज कैप एक्ट एज ए शील्ड, क्योंकि लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी कम रहती है, ये आपको देखना चाहिए। आपको ये चिराग जी का फंड है, मतलब फंड मैनेजर है, कैटेगरी ऑफ इसकी मिड कैप है। अगर आपको, हाँ, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंक्रीज, ये कंपनी में जो मिड कैप स्कीम है उसने कहाँ से पैसे निकाले और कहाँ पर स्टेक इंक्रीज किया है, और यहाँ पर डिक्रीज, मतलब कौन से स्टॉक में उन्होंने इंक्रीज किया है और कौन से में डिक्रीज किया है, ये भी आपको एनालिटिक्स आना चाहिए। क्योंकि क्यों आना चाहिए, मैं जस्ट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा दिमाग लगा कि हमें सेक्टर पता चलता है। ऐसा नहीं कि अभी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यानी BKT टायर की कंपनी, उसमें जाके इमीडिएट इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बट सेक्टर पता चल जाते हैं कि म्यूचुअल फंड किस सेक्टर को प्रेफर कर रहे हैं, उस सेक्टर को हम भी एज अ एनालिसिस के लिए देख सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में इंक्रीज किया स्टेक, मारिको में। अब ये फिलहाल का 31 मई 2024 लेटेस्ट है, ठीक है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारिको, ACC, मैक्स फाइनेंशियल, एस्कॉट कुबोटा, ग्लेनमार्क फार्मा, IPCA लैबोरेटरीज, कोफोर्ज, ग्लैंड फार्मा, PB फिनटेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, AUM स्मॉल फाइनेंस बैंक, एम्फेसिस, टिमकेन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, AIA इंजीनियरिंग, सॉरी, फोर्टिस हेल्थ केयर, KNR कंस्ट्रक्शन, दिलीप बिल्डकॉन। तो इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ये इंडस्ट्री है, आप इस सेक्टर में बढ़ सकते हो। डिक्रीज कहाँ पर क्या है, REC फाइनेंस है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सुंदरम फास्टनर्स, ठीक है। उसके बाद सोलर इंडस्ट्रीज, केमिकल एंड केमिकल्स, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, अरविंद लिमिटेड, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, वीएसटी इंडस्ट्रीज, ग्रीन ग्रीन लैंड इंडस्ट्रीज। तो ये यहाँ पर स्टेक डिक्रीज किया है, यहाँ पर इंक्रीज किया है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आती है, इसमें कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, हमें भी पता चल जाता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्री का हम कौन कॉल पढ़ सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों की है, क्या चल रहा है कंपनी में, वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। आपने इतना पेज पढ़ा, आपको रिटर्न्स पता चल गए, 10 साल के रिटर्न, इंसेप्शन के रिटर्न, एक बार कॉन्फिडेंस आया, एयूएम पर देखा आपने कितना एयूएम है, बस टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। तो ये आपका ये सब डाटा जो मिलता है वो एसोसिएशन एमपी की वेबसाइट पर म्यूचुअल फंड का, सभी म्यूचुअल फंड के स्कीम का फैक्ट शीट मिलता है, और ये मैंने वहां से डाटा लिया, क्योंकि हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि डाटा आपका रिलायबल सोर्सेस से होना चाहिए, उसमें बायसनेस होना नहीं चाहिए। अभी ये कंपनी कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है? मिड कैप यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द कंपनीज बियॉन्ड टॉप 100 कंपनीज एंड अप टू 250 कंपनीज। मतलब जो मिड कैप 150 कंपनीज है उनके अंदर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, उसमें से किसी में 150 के अंदर जो बास्केट है उसमें से कहीं पर भी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मैंने कहा अगर आपका 3 साल का अगर होराइजन है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वाई एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड? द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रीडोमिनेंटली मिड size companies provide diversification to an investor overall equity mutual fund portfolio। ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड टू फॉलो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, ऑब्वियस चीज है। अगर प्रॉपर सेक्टरल एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ फायदा होगा नहीं। कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो ऑन द बॉटम अप बेसिस, फोकस ऑन गुड क्वालिटी कंपनीज एट acceptable valuation, long term orientation result in low portfolio turnover। लो पोर्टफोलियो टर्नओवर का ये इसका मीनिंग रहता है कि आपके जो स्टॉक से आप हर बार, मतलब महीने में अगर आपका 20% आप स्टॉक बेच रहे हो, दूसरे खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो बेच रहे हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपका जो व्यू से आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो व्यू आपका लंबे समय तक के लिए चलना चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज मिड कैप में है, इसमें से कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। उसके बाद अभी हमने ये तो देखा कि स्कीम का नाम एच डी एफ सी मिड कैप है, एयूएम इतना है। उसके बाद 10 साल का रिटर्न आप लोग पकड़ लो, 10 साल में 20% का सीएजआर है, सिंस इंसेप्शन 18% का सीएजआर है, 5 सालों में 24% का, मतलब एक ब्रॉडर बेसिस पर अगर पकड़ चले तो 20% का सीएजआर मिल सकता है, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न है। ठीक है। अगर आपको 20% अगर आप अचीव कर रहे हो हर साल एट एवरेजली बेसिस, तो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आपको मिलते हैं, वो तो कोई भी स्कीम हो। अभी ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, मनी कंट्रोल में मैंने मेरे खुद के बायसनेस के बिगर मैंने यहाँ पर जो मिड कैप स्कीम्स है उनका मैंने चार्ट ओपन किया है कि चार्ट में हमें ये पता चल जाता है कि सबसे बेस्ट 10 सालों के म्यूचुअल फंड परफॉर्मिंग स्कीम कौन से है। ठीक है। तो ये मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाएगा, अगर आप मनी कंट्रोल मिड कैप डाटा डालोगे तो 10 सालों में यहाँ पर ये कोटक इमर्जिंग फंड है, उसने 22% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल का है 22। मैं हमेशा 5 साल, 5 साल क्यों प्रेफर नहीं करता, क्योंकि पिछले 3 सालों में मार्केट ने मैसिव रिटर्न दिया है, तो ऐसे रिटर्न आपको हमेशा मिलना एक मुश्किल होता है। तो आपको 10 साल, मेरे ख्याल से अगर 15 साल है तो 15 साल भी कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि कितना रिलायबल म्यूचुअल फंड है, कितना लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है। क्योंकि फिर से मैं वही सेंटेंस रिपीट करता हूँ, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन गेटिंग द रिटर्न्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड। जो है वो आपके पास मतलब प्रिजर्व करके रखे, क्योंकि जिसके पास बड़ा कॉर्पस है, 1 CR 2 CR, उसको 1-2% से फर्क नहीं पड़ता एक्स्ट्रा मिले या ना मिले, बट जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसे प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर पर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप आता है, उसके बाद क्वांट का मिड कैप आता है 22%। उसके बाद इडलवाइज का 21% का आता है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप उसका 21% आता है। उसके बाद एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 20, लगभग 21% है, 20.91 एग्जैक्ट कहूँ तो वो कितना आता है आपका 20.91, मतलब लगभग 21। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आपने बहुत मिस किया है। जो टॉप का है उसने लगभग 22.71 है, आप 23 पकड़ लो, और ये फंड ने 21 पकड़ लो, तो 2% का इधर उधर होता है। आप अगर देखोगे तो चलता है उतना, तो 100% चलता है 5 सालों में। अगर आप देखें तो क्वांट का मिड कैप टॉप पर आता है, कंसिडर तो करना नहीं चाहिए 5 साल का। मोतीलाल ओसवाल को उसके बाद आता है एडेलवीज, महिंद्रा, पीजीएमआई, निपॉन इंडिया, कोटक इमर्जिंग, उसके बाद एचडीएफसी अपॉर्चुनिटी फंड 28% का। 5 साल में 28% का मतलब 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एचडीएफसी
मिड कैप अपॉर्चुनिटी आपके आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से 20 to 30% का मिड कैप, अगर आप 5 साल 10 साल के लिए सोच रहे हो तो 30% मिनिमम मिड कैप होना चाहिए। उसके बाद फ्लेक्सी कैप होना चाहिए और बचा हुआ थोड़ा बहुत स्मॉल कैप होना चाहिए 20% का। तो मिड कैप का प्रोपोर्शन हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है, मैं आपको फिर से मेरा कंक्लूजन बता देता हूँ कि अगर आप मिड कैप देख रहे हो तो आंख बंद करके आप मिड कैप, एचडीएफसी के मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कोटक के इमर्जिंग इक्विटीज है, सेम तरीके से एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो अगर देखी है, अच्छी लगी है, एनालिसिस डिटेल में अच्छा लगा लगा है, क्योंकि हमारी वीडियो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता कि क्विक आपका मतलब मनोरंजन करना है, मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। जो डाटा है मैं आपको हर ऑथराइज वेबसाइट से डाटा दिखाता हूँ, एएमसी की वेबसाइट, एमपी की वेबसाइट, उसके बाद मनी कंट्रोल की वेबसाइट। आपको हर प्रॉपर एक बड़ा स्कोप आना चाहिए कि सच में इन्वेस्टमेंट कैसी चल रही है, क्या है, उसका डिटेल फंडामेंटल पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड स्कीम का हम डिटेल में एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।